See, operating activities are principal revenue generating activities of the enterprise other than that of investing in finance. अब देख एक बात समझाता हूँ सिंपल लॉजिक से, हम पीपीटी पे ही आते हैं। कुछ चीजें समझते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के मैंने ये चालू किया गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मान लो ये ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन और ये बैलेंस शीट। अब यहाँ पे ना एक चीज हमें समझनी है। फर्स्ट इज थिंग इज दैट कि कोई भी चेंज, ध्यान रखना, ये याद रखना, कोई भी चेंज जो एक्सपेंस इनकम या अप्रोप्रिएशन में होता, यानी कि ये एक्सपेंस ये इनकम, ये एक्सपेंस ये इनकम या अप्रोप्रिएशन में होता, करेक्ट, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ये याद रखना कि ये एक्सपेंस ये इनकम, ये एक्सपेंस ये इनकम और ये अप्रोप्रिएशन और ये इनकम, अगर इसमें कोई चेंज होता है इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या कोई भी चेंज करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर हो रहा है? कोई भी खर्चा, इनकम, अप्रोप्रिएशन या करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज होता है दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर कोई चेंज फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट यानी इन दोनों में कोई चेंज आता तो हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और कोई भी चेंज अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या करंट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या कैपिटल में होता, तो ये थोड़ा गलती होगी, इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या कैपिटल में होता, कैपिटल में होता तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर हो रहा है? आर यू श्योर? तो अगर कोई भी चेंज फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में होता हो इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई भी चेंज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ये या कैपिटल, इन दोनों में चेंज होता हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन दोनों में चेंज होता हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इन दोनों में प्लस इन तीनों में कोई चेंज होता हो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें दो मेथड्स हैं, चलो मैं इसको क्लियर करने के लिए स्लाइड ले लेता हूं। करेक्ट, तो आगे बढ़ते हैं। सी ना, द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर मान लो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक सिंपल सा फंडा होता है। करेक्ट, फंडा क्या होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ढूंढने के लिए दो मेथड दी गई, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब दोनों मेथड से आंसर एक ही है, नोटिस करना। सी, इसमें जो कैश इनकम है वो कौन सी मुझे बता दे। सिर्फ यहां से देखते हैं, सेल्स कैश इनकम, उसमें से रिटर्न माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 90 रुपीज का। क्लोजिंग स्टॉक तो स्टॉक होता है, स्टॉक कोई कैश तो है, तो ये 90 का हमारा कैश आया। सामने कैश कितना गया तो हम परचेज लिख दें, परचेज से 5 परचेज रिटर्न माइनस तो 40 का आएगा, 10 ये आ जाए। करेक्ट, तो पहले यहाँ पे करते हैं, सेल्स 90, 40 का परचेज का था, वेजेस और कैरेज माइनस कर दिया। चलो, अब यहाँ पे ये जो इनकम्स हैं ये तो बिजनेस की है ही नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसको बोलते हैं? जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती है, जिस पर हमारा बिजनेस टिका हो। तो ये तो हमारी बाहर की इनकम है, कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा उसमें से इनकम आई होगी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल और गेन। तो ये हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है, तो ये तो हम प्लस नहीं करेंगे। अच्छा, खर्चे कौन कौन से हैं? तो 5, 5, 10, तो ये 5, 5, 10 ये हमारे कैश में गए ना पैसे, और ये जो डेप है, गुडविल अमोर्टाइज है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, और ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ है, तो ये तीन तो नॉन कैश है। एक दो तीन तो नॉन कैश है, और ये जो है वो तो फाइनेंसिंग, मतलब पैसा उठाने का खर्चा है, बिजनेस का तो खर्चा है ही नहीं। करेक्ट ना? तो हम ये तीन खर्चे ही माइनस कर देना। करेक्ट, तो मैं ये तीन खर्चे ही माइनस करता हूँ, सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन। और खर्चा माइनस करने जैसा है, ये जो बाकी प्रॉफिट्स हैं, ये तो प्रॉफिट है वो तो हमने बांट दिया था, तो ये तो प्रॉफिट बांटा है तो खर्चा है ही नहीं। तो मेरे पास कैश कितना जनरेट हुआ?
अगर मैं 90 में से 85 निकाल दूं कितना बचेगा भैया? 5 रुपीज। ये क्या होगा? कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद वर्किंग कैपिटल में चेंज आते हैं वो लिखने पड़ेंगे, तो उसके लिए 2 साल के पीरियड में चाहिए, मतलब 2 साल की बैलेंस शीट चाहिए कि पिछले साल के करंट एसेट में कितना चेंज था और अगले साल के करंट एसेट में कितना चेंज था। तो वो दोनों में सेम ही आंसर आया, तो मैं दोनों मेथड में उसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो मैं यहां तक इस कैश फ्लो के अंदर मैं 2 मेथड पे फोकस कर रहा हूं, राइट। तो मैं इसके आगे वाला पार्ट नहीं ले रहा और मैं आगे समझ में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यही चीज अगर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से जाए तो हम क्या करेंगे? देखो, पहले प्रॉफिट कितना था? 10 का। कितना? 20 का। 20 में से कितने गए? हाँ 10। ये 10 का प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया गया था, उसमें से ये जो प्रॉफिट है ये तो हमने बांटे थे, तो ये प्रॉफिट ही हुआ ना। इट इज रिजर्व पेएबल इंटरिम डिविडेंड इन प्रोविजन फॉर टैक्स, सही है ना। तो ये हम लोग क्या कर देंगे, इसके साथ इसको प्लस कर लेंगे, सही है ना। तो कैसे करूंगा बेटा? नेट प्रॉफिट 10 का था, रिजर्व डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्लस कर दिया इन सबको, बिकॉज ये प्रॉफिट ही है ना जो हमने बांटा, तो प्रॉफिट में ऐड कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद में क्या उल्टा जाऊंगा ना, ये जो प्रॉफिट है वो तो आ गया मेरा 10 + 10 प्रॉफिट हो गया 20। ये 20 अपना इधर आ गया, सही है कि नहीं। अब ये जो 20 आया इसको मैं क्या करूंगा, उसमें नॉन कैश एक्सपेंस प्लस करूंगा, जिससे कैश नहीं गया। तो कैश किस किस वजह से नहीं गया? डेप्रिसिएशन 10, गुडविल अमोर्टाइज 15, ये मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो ये भी प्लस कर दूंगा, और ये 5 ये भी प्लस कर दूंगा बिकॉज ये भी नॉन कैश है। तो अगर हम इनको प्लस कर दे 10, 15, 15, 5, इनको प्लस कर दूं, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेप्रिसिएशन, गुडविल अमोर्टाइज, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, लॉस ऑन फर्नीचर प्लस कर दिया। कितना हो गया ये? 30 है, 40 तो 45 आएगा ना यहाँ पे, है ना। तो 45 ये भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा? टेम्परेचर 10 है, 15, 15 और ये 5, तो 30, 45 हो जाएगा। ओके 45। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग? 5, 10, 15, 20, सही है ना। तो 5, क्योंकि ये भी नॉन कैश इनकम्स है, मतलब ये बिजनेस की इनकम्स नहीं है, तो ये इनकम तो इस प्रॉफिट में एडेड है और इससे पैसा तो नहीं आ रहा है अपने। तो अगर हम इन सबको माइनस कर दे, 5 + 10 + 15 + 20, 5 + 10 + 15 + 20 कितना होगा बेटा ये? 35, 45, 50, 50 हो गया। अब यहाँ पे कितना है? ये 35 है, बट एक्चुअली यहाँ पे कुछ मिस्टेक मेरी वहां भी हो गई है। तो इट इज व्हाट, अब यहाँ पे इसको 35, 40, 50, तो अगर इसमें से माइनस करेंगे इट इज 55, 50 माइनस किया तो एक ही आया, तो समवेयर अराउंड अबाउट प्लस कर दिया, 20 + 10 + 10, 20, ये 20 आ गया। और यहाँ टोटल कितना आ रहा है बताइए? 35, यहाँ 110 नहीं आएगा, 90 प्लस किया 10 तो यहाँ 100 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से है, वहाँ प्रॉब्लम हुआ है। यहीं पे ओके, मैं इसको ठीक कर दूँ, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100, बिकॉज 100 में से 10 गए तो 90, 90 + 10 100 होता है। ये 100 हो गए, तो ये भी 100 हो जाएंगे, बराबर। ये कितना हो जाएगा? 25, इज इट ट्रू? 45, 55, 65, 65 और 75, तो ये 25 हो जाएगा, बराबर। तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 25, तो ये कितना हो जाएगा? 75, सही है। 75 में से अगर ये मिलाया तो ये 10 हो जाएंगे,
वाह, ये 10 हो जाएंगे और 10 के 10 पूरे बांट दिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, तो बस यही अगर हम फंडा लगाएं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट में, यहाँ बताइए, यहाँ पे क्या आएगा 0 0, बाकी सब बराबर, और यहाँ कितना आएगा 40। सही है ना? तो 0 0 तो 10 प्लस 40 का 50 का 50 हो गया हमारा काम। सही है ना? क्लियर हुआ? मतलब दोनों मेथड से आंसर तो एक ही आएगा। फंडा क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आ जाए, तो डायरेक्ट मेथड से जाओ कि इनडायरेक्ट मेथड से जाओ, प्रॉफिट आपका आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेम ही है, तो हमें ये मेथड फॉलो करनी है, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम करंट जो करंट लाइट के जो 2 ईयर के डेटा होते हैं उसके बेस पर हम चेंजेस लिख सकते हैं, माय पॉइंट, और वो दोनों में सेम ही आएंगे। डन? नेक्स्ट आते हैं, अब इलस्ट्रेशन 1 करने से पहले थोड़ी थियरी गो थ्रू कर ली कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता क्या है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अभी मैं ये थियरी पे फोकस करूंगा कि व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब जो हमारा एक्चुअल बिजनेस है द एंटरप्राइज। Now, cash flow operating activities are being principal revenue generating activity of an enterprise generally result from business transaction. जब भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इवेंट दैट डिटरमाइन नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। नाउ इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई बिजनेस एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब जो एक्टिविटीज जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो ऑपरेटिंग है, करेक्ट। और ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती है। तो इसमें एग्जांपल्स में क्या क्या दिया हुआ है, दैट इज कोई भी आप माल बेचते हो उसके पैसे आते हैं, सर्विस देते हो उसके पैसे आते हैं, रॉयल्टी फीस कमीशन के पैसे आते हैं, या आपने किसी डेटर को माल बेचा, ये देखो सपोज किसी डेटर को तो माल बेचेगा, एंट्री क्या होगी डेटर्स टू सेल्स, फिर दूसरी एंट्री जब पैसा आएगा एंट्री होगी कैश टू डेटर्स। तो अल्टीमेटली डेटर डेटर तो कैंसिल हो गया, तो कैश टू सेल ही हुई ना एंट्री, तो ये भी ऑपरेटिंग ही हुई ना। और आप क्रेडिटर को पैसे देते हो तो पहले एंट्री क्या है परचेज टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर टू कैश। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो क्रेडिटर क्रेडिटर निकल गया, तो हुई तो एंट्री परचेज टू कैश की ना। तो आप क्रेडिटर से मतलब डेटर से पैसा ले रहे हो या क्रेडिटर को पैसा दे रहे हो, ये भी क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर ट्रेड टेबल्स को चुका रहे हो, ये भी क्या हो जाएगी ट्रेडिंग एक्टिविटी, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर वेजेस चुकाओ, सैलरी चुकाओ या कोई पेमेंट करो, इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई प्रीमियम चुका रहे हो, क्लेम्स चुका रहे हो, इज ऑल्सो कॉल्ड, पैसे आ रहे हैं क्लेम के या प्रीमियम के, और भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम कलेक्ट करना वो उसका बिजनेस है, और क्लेम देना वो भी बिजनेस है, तो इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आप कोई टैक्स का रिफंड या टैक्स चुका रहे हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हालांकि वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में जा सकता है अगर वो कोई एसेट बेचने पर कोई टैक्स लगा हो, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, अब फाइनेंस कंपनी क्या होती है। देखो ये किसकी बात चल रही थी, ये जो है ये नॉन फाइनेंशियल कंपनीज थी, मतलब ये कौन सी है ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या सर्विस कंपनी। लेकिन जब यहां बात चल रही हो किसकी चल रही है, फाइनेंस कंपनी, यानी जो लोन देती है, जो सिक्योरिटीज खरीदती है। अब इनके लिए प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है कि सिक्योरिटी को खरीदना, लोन देना, लोन लेना, उसका इंटरेस्ट चुकाना, सिक्योरिटीज बेचना, सिक्योरिटीज या सिक्योरिटीज बेचना, उस पर डिविडेंड कलेक्ट करना, इंटरेस्ट कलेक्ट करना, सैलरी बोनस देना, रिफंड ऑफ टैक्स, ये सब इनकी क्या हो जाएगी ऑपरेटिव। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है जब वो लोन दे लेने या देने की बात हो, लोन पे इंटरेस्ट लेने या देने की बात हो, सिक्योरिटी यानी कि इक्विटी या प्रेफरेंस पे पैसे लिए हो या पैसे दिए हो, और उस पर डिविडेंड लिया हो या दिया हो, ये क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एनी डाउट्स? Now expenses payment are not directly operating activities,
बट आर शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिकॉज दे आर नाइदर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब एक्सपेंस और इनकम जो होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी नहीं है, इसलिए वो ऑपरेटिंग में जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। और वो हम क्यों करते हैं? बिकॉज या तो हम सीधे रास्ते से जाएंगे कि पैसा आया प्लस करो, पैसा गया माइनस करो, या तो फिर उल्टा नॉन कैश एक्सपेंस प्लस करो और नॉन कैश इनकम माइनस। एनी डाउट्स? कोई डाउट है? अब प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं ये हम देख चुके हैं, सो इट्स रीड बाय वन। तो रिलेशन वन देख लेते हैं।